Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा विवाद से लेकर नए कैबिनेट तक पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सवालों का जवाब देने हाजिर हैं। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा, काफी समय के बाद हमारी बातचीत हो रही है क्योंकि इलेक्शन चल रहा था बहुत, थोड़ा मैं बीच में ट्रैवल भी कर रहा था, आपने देखा होगा, पंजाब गया, कश्मीर गया थोड़ा चुनाव देखने के लिए और आपके साथ डीके भी थे। जी जी, तो दर्शकों ने नजर रखी हुई थी आपके ट्रैवल्स पे भी, सब पे। चलिए शेखर, सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है विशाल कुमार यादव का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं नीट सबसे अहम मुद्दा है इस बार। आजकल हमारे देश में एक एग्जाम बिना पेपर लीक के नहीं हो पा रहा है। अब तो लगता है कि जैसे यूपीएससी और IIT JEE का एग्जाम भी सेफ नहीं है, बस उसके लीक की खबर बाहर आनी बाकी है। क्या भारत और इसके राज्य एग्जाम सही से नहीं करा सकते? क्या ज्ञान की जगह टिक मार्क करने का शॉर्टकट तरीका कुकुर मुत्ते की तरह उगाए कोचिंग सेंटर का कारण बन गया है, जो ज्ञान की जगह क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स बताते हैं? क्या MCQ फॉर्मेट में होने वाले एग्जाम अब एक ब्रोकन सिस्टम बन चुका है और इसको बदलने की जरूरत है? देखिए, ऐसे है कि एकदम हर चीज से नहीं घबराना चाहिए। पहली बात यह है कि नीट में जो हुआ है ये बहुत ही घटिया किस्म की चीज है और एक बहुत शर्म की बात है। और मैं इस बात से भी कुछ ताज्जुब भी है कि सरकार भी इसमें अड़ी हुई है कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकार दिल्ली में बीजेपी की और कोएलिशन की है उसी की राज्य सरकारों ने इसमें केस फाइल किए हुए हैं। जैसे कि बिहार के अंदर उन्होंने 13 लोग को तो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है जो अब जुडिशियल कस्टडी में है, और कह रहे हैं कि 35 लोग को और ढूंढ रहे हैं जी। और उनके साथ जो उनका गैंग था उसके उनसे उन्होंने जले हुए क्वेश्चन पेपर्स भी बरामद किए जो उनको मई 4 को दिए गए। मई 5 को एग्जाम हुआ और मई 5 को खबर फैल गई कि लीक हुआ, थोड़े लोग पकड़े गए। तो वो जो मई 4 को जो उनके क्वेश्चन पेपर्स मिले आधे जले हुए, उनके क्वेश्चन यहाँ मैच कर रहे हैं जी। तो बिहार पुलिस तो बिल्कुल फर्मली कह रही कि हुआ है। महाराष्ट्र के जो मेडिकल एजुकेशन मंत्री हैं उसने कहा है कि मुझे लगता है, हमें लगता है कि पैसे लेके एग्जाम किया गया है। वो भी बीजेपी की सरकार है जी। बीजेपी कोएलिशन है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उसके अंदर। ऐसे ही गुजरात के अंदर केसेस हुए हैं जहां रिश्वत देते पकड़े गए, पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर्स को बड़े बड़े अमाउंट रिश्वत दे रहे हैं। तो ये तमिलनाडु में आप कह लीजिए स्टालिन का तो एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। वो कहते हैं नीट नहीं होना चाहिए, हमारा राज्य अपना करे, हर राज्य अपना करे, एक नेशनल नीट हो, लेकिन सबको आप उसमें नहीं लपेट सकते, क्योंकि जो हमारे स्टेट बोर्ड के लोग हैं, तमिल वाले लोग हैं, तमिल मीडियम वाले, उनको डिसएडवांटेज होता है, ये गरीबों को डिसएडवांटेज होता है। वो तो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आप देखें कि इस देश में एक नीट जैसी इंपॉर्टेंट परीक्षा में इतनी धांधलेबाजी नहीं है तो और क्या है कि 67 लोग 100% मार्क्स आ जाए, उनमें से 6 एक ही सेंटर में से आ जाएं, ऐसे थोड़ा होता है। तो मैंने अभी कल कटक लेटर में भी कहा था, ठीक है हम हरियाणवी लोग हैं, हम बड़े जीनियस होते हैं, तो अगर हम इतने तो झज्जर में अगर 6 आ गए तो हाँ ठीक है, टॉपर हरियाणा के एक सेंटर से, लेकिन अगर हम हरियाणवी इतने जीनियस होते हैं तो वो 67 के 67 हरियाणा से क्यों नहीं आए, बाकी देश में कैसे चले गए? तो इसमें बहुत गड़बड़ है और इसके अंदर बहुत सोचने की बात है। लेकिन दूसरी बात इसमें जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि यही सिस्टम, भारत का जो सरकारी सिस्टम है, बहुत एग्जाम और भी कंडक्ट करता है। IIT है, JEE है, बाकी है, क्लैट है जो आप लोग जानते हैं। उसमें ऐसी समस्या, हालांकि क्लैट में पीछे कुछ समस्या हुई थी 2018 में, उसी के एक जजमेंट को कोट करके इस बार भारत सरकार ने NTA ग्रेस मार्क्स दिए थे। हालांकि फर्क ये है कि जो क्लैट का होता है वो ऑनलाइन होता है, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि बत्ती चली गई तो काम नहीं कर पाया। यहाँ पे तो कुछ ऐसे हुआ नहीं। तो यही सरकारी सिस्टम जो है UPSC करता है। उस UPSC में 12 लाख लोग अपीयर हुए पिछले साल, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। उसमें तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना पेपर लीक की बात हुई, ना उसमें ग्रेस मार्क्स की बात हुई, ना उसके अंदर इतने सारे टॉपर आ गए, ऐसी बात हुई।
तो उसमें हाँ ऐसे होता है कि इस साल ये पेपर बड़ा मुश्किल आया और ये सवाल किसी को समझ नहीं आया, ये प्रश्न ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। तो ऐसा ही क्योंकि नीट में होता है। अब नीट के अंदर बहुत पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि अब देखिए 612 के करीब कॉलेजेस हैं, तो जैसे 91-92 हज़ार सीटें MBBS की हैं और 25-26 हज़ार सीटें BDS की हैं, डेंटल की। तो इसमें से सिर्फ 55 हज़ार सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हैं, केंद्र की और राज्य सरकारों की। तो उसके अलावा बाकी सब प्राइवेट है। उन प्राइवेट में बहुत पैसा, मतलब वो किसी भी बहाने से ले, लेकिन 1 करोड़ से लेके 3-4 करोड़ तक कैसे चलता है जी। और क्योंकि वो जो लोएस्ट रैंक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी 1-1.25 करोड़ लगता है। तो इसीलिए बहुत यंगस्टर्स हमारे, ये कोई कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, ये सारे देशों में जा रहे हैं, क्योंकि वही काम वहाँ 50-60 लाख में हो जाता है और नीट भी पास नहीं करना पड़ता। तो ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, इन सबका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है कि लोग पास होके आए और हमारे यहाँ आए। तो वो इतना पैसा है उसके अंदर कि उसमें करप्शन का चांस भी आता है, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि UPSC में ये नहीं होता कि 1000 के करीब जो सिलेक्ट होंगे उसके अलावा बाकी कहीं प्राइवेट जाके IAS ऑफिसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए पैसे देके, ऐसे नहीं होता है। तो इसके अंदर एक बिजनेस भी है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और इसका मतलब यही है कि सिस्टम ये ठीक नहीं है। जहाँ तक आपकी बात है कि लंबे जवाब देना या छोटे, फिर लंबे के अंदर सब्जेक्टिविटी आती है, फिर एग्जामिनर के ऊपर आता है, फिर 24 लाख पेपर्स हैं, कितने एग्जामिनर्स के पास जाएगा, कोई एक ही प्रश्न के इतने नंबर देगा, कोई किसी के इतने नंबर देगा। तो इससे अच्छा ये जो जिसको हम हमारे ज़माने में ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते थे, और ये मैकेनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इसकी मार्किंग होती है, वो मैं समझता हूँ सिस्टम बुरा नहीं है। खास करके क्योंकि आपको अपनी आंसर शीट्स भी होती हैं, अवेलेबल होती है, और आपको अपनी आंसर की भी सरकार दे देती है कि इसके करेक्ट आंसर्स ये थे। शेखर ने जिस कट द क्लटर की बात की उसका एपिसोड की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज़रूर देखें। शेखर, अगला सवाल पल्लव सक्सेना का, हमारे मेंबर हैं, बोले शेखर जी, श्री भागवत हैज़ स्पोकन, लेकिन संघ के पास मिस्टर मोदी को सही रास्ते पर ले जाने के लिए कौन से साधन हैं? क्योंकि चुनाव नतीजों से लेकर कैबिनेट के गठन तक ये बिना किसी संदेह के मोदी का मंत्रिमंडल लगता है। मुझे लगता है कि संघ केवल सुधार के लिए प्रयास कर रहा है, न कि सरकार या पार्टी को हिलाने के लिए। देखिए, सरकार या पार्टी को हिलाने का तो प्रयास संघ बिल्कुल नहीं करेगा, और उनको उसमें दिलचस्पी भी नहीं है और उनका तरीका भी नहीं है। एक ही बार हुआ था जब थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन हो गई थी, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और सुदर्शन उस समय संघ के प्रमुख थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी कुछ पॉलिसीज संघ से दूर लेके जा रहे थे और इस बात को ऑब्वियस भी कर रहे थे कि वो संघ की बात नहीं सुन रहे हैं, और वो माइनॉरिटी सरकार भी थी। और उस समय संघ में कुछ लोग सोचते थे कि उनकी जगह अडवाणी बन जाएं या कोई और बन जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं, और ये संघ चाहता भी नहीं है। इसमें दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि थोड़ा अनुशासन लाना और ये कहना कि हमारी ये वैल्यूज़ नहीं है कि आप इतनी ईगो में, और व्यक्तिवाद इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो संघ ये भी अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस भी करना चाह रहा है कि देखिए, आपने कुछ ऐसे काम किए जो हमारे संस्कार के हिसाब से नहीं है, इसलिए आपको सज़ा मिली, अब आप ठीक हो जाइए तो बाद में कल को ठीक हो जाएंगे। तो ये कई बार ऐसे होता है कि टीचर और स्टूडेंट होता है, तो जब तक स्टूडेंट फर्स्ट आता रहे तो टीचर बहुत खुश होता है, लेकिन जब स्टूडेंट फर्स्ट ना आए, किसी बार सेकंड आ जाए या उसके मतलब सेकंड डिवीज़न आ जाए, तो फिर टीचर कहता है अरे यार, जो मैंने बताया था, सिखाया था, वो किया होता तो ऐसे कभी नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। अगला सवाल तनुश्री सेन का, हमारी मेंबर हैं, बोल रही है हेलो, द प्रिंट की टीम शानदार है, बोल रही है हमें निष्पक्ष न्यूज़ लाने के लिए आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक प्रेस रिलीज में चुनाव परिणाम के दिनों के आसपास शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का मुद्दा उठाया और इस बात की जांच पर जोर दिया कि PM, HM और FM ने अपने चुनावी रैली भाषणों में लोगों को स्टॉक्स में निवेश करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस पे डटा रहेगा या पूरा मामला फिजल आउट हो जाएगा? साथ ही इस मामले पर आपके क्या विचार है, क्योंकि इन 2 दिनों में आम आदमी का काफ़ी पैसा डूब गया। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये बात मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में उठाई जाएगी। हालांकि अब तो नीट का मसला भी बहुत बड़ा हो गया पार्लियामेंट के लिए, और उससे बहुत लोगों को उसका ताल्लुक है उसका।
लेकिन ये बात भी उठाई जाएगी, क्योंकि ये बात कहना कि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा रही है, हमारे मार्केट्स बहुत आगे बढ़ेंगे, सब किसी को भारत में निवेश करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन उसमें ये कहना कि आप अभी शेयर खरीद लो, 5 तारीख को दाम बढ़ जाएगा, ये जिसको एग्जूबरेंस कहते हैं चुनाव के प्रचार में, ये एग्जूबरेंस जो लोग इतनी बड़ी अथॉरिटी में हो उसके लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक बात है आम आदमी का पैसा डूबने की, सच्चाई यह है कि पैसा डूबा उसी का जिसने स्पेकुलेशन करी। स्पेकुलेशन क्या करी, ये सोच के कि बढ़ेगा, पहले आपने खरीद लिया, फिर एक दिन अचानक घट गया, 4 जून को डर के मारे बेच दिया, अगले दिन से फिर से बढ़ना शुरू हो गया, अभी आप देखें तो फिर बराबर हो गया। तो जो मार्केट्स होते हैं ना, ये मार्केट्स जो सेंटिमेंट कहते हैं, ये सेंटिमेंट बहुत एग्जैजरेटेड चीज़ है मार्केट के बारे में। तो सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म में तो भारत के जो शेयर्स हैं वो ईपीएस के कितने मल्टीपल पे, 20 मल्टीपल पे, मतलब 5 रुपये अगर उसमें फ़ायदा है तो 100 रुपये का बिकेगा। या जैसे मान लीजिए कोई टेक कंपनी है, बड़ा अच्छा कर रही है, जैसे अब अमेरिका में एक कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया के जो मार्केट कैप है इस टाइम, कई टाइम, आज का दिन मुझे पता नहीं, कई टाइम वो भारत के सारे मार्केट कैप से ज़्यादा होती है। तो ये नहीं कि उसका आज इतना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर बनाती है, तो आपको पता है कि दुनिया भर को डोमिनेट कर रही है, तो उसके बारे में सेंटिमेंट है कि आगे बढ़ेगी। तो ये सेंटिमेंट डेली बेस पे नहीं होता है। डेली बेस के लिए उसके लिए काम करता है जो डे ट्रेडर होता है, और जो डे ट्रेडिंग टाइप काम होता है, जो पैसे फटाफट निकालने डालने का काम होता है, वो एक्सपर्ट के लिए है। अगर आप करना चाहते हैं एक्सपर्ट ना होने के बावजूद, तो आप जुआ खेल रहे हैं। जुए में कोई जीतता है, कोई हारता है, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। लेकिन देखिए जुए में वो कैसीनो का प्रिंसिपल होता है कि कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन अल्टीमेटली द हाउस विंस, राइट। तो हाउस इन दिस केस ऑल्सो द एक्सचेंज, द ब्रोकर्स वगैरह वगैरह। जैसे डे ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है, एक स्टोरी हमारे यहाँ भी 1-2 हुई है, शरद राघवन ने करी है, पूर्वक आपसे लिंक शेयर करेंगे। और उसके पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने भी एक अच्छा आर्टिकल कैरी किया था कि भारत में बहुत लोग डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बहुत उसमें गृहिणियाँ, हाउसवाइफ्स, बहुत उसमें बेरोजगार नौजवान लोग, और बहुत उसमें मिड लेवल के, लोअर मिड लेवल के जो यंगस्टर्स काम कर, नौकरी भी हैं जी। वो भी सुबह बैठ के 1 घंटा बैठ गए, आधा घंटा बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहते हैं। कभी थोड़े पैसे बन गए, तो चाहे वो तो उनके पास थोड़े से पैसे हैं, तो उसमें जो जितनी रिसर्च आ रही है उसमें 99% के करीब ओवर द लॉन्ग टर्म अपना घाटा करते हैं। तो जुआ खेल रहे हैं, कभी जीत गए, कभी बन गए तो आप खुश हो गए, लेकिन ओवरऑल घाटा कर रहे हैं। तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है जो बड़े बड़े पश्चिमी देशों के हेज फंड्स हैं जी। वो हेज फंड्स को, क्योंकि उनको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आती है, वो कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, तो ये इन सबका जो नुकसान हो रहा है उसका वैक्यूम क्लीनिंग करके ये कुछ हेज फंड्स को बिलियंस में फ़ायदा हो रहा है। और इसके लिए अभी ये ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होती है, इसके लिए अब सेबी नए रूल लेके आया है, भारत सरकार भी इससे, मुझे लगता है इस बजट के आसपास उसमें कुछ और चेंजेस आएंगी। तो ये आम जो इन्वेस्टर्स हैं वो दिन को देख के इन्वेस्ट ना करें तो उनके लिए सेफ है, नहीं तो अगर करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है। इसमें देखिए कि आपने जोश में आके पहले खरीद लिया, फिर एग्जिट पोल आई तो आपको लगा तो और बढ़ेगा और खरीद लिया, और फिर उसके बाद में जब एक दिन रिजल्ट आए नीचे गिरा तो घबरा गए, आपके गिरता रहेगा, आपने बेच दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो उसके फंडामेंटल्स हैं। मार्केट 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में फंडामेंटल्स में ही आ जाता है। आप देखें 2004 में जब वाजपेयी सरकार हारी, किसी को लगता नहीं था हार जाएगी, वो हार गई, और ये सेंटर लेफ्ट की सरकार आई, उसमें तो लेफ्ट फ्रंट जुड़ा हुआ था उस सरकार में, और सबने कहा अब रिफॉर्म क्या होगा, और किसी ने कहा अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो E.P. बर्धन थे तब सीपीआई के बड़े धाकड़ नेता, नागपुर के ट्रेड यूनियन लीडर थे, तो उन्होंने कहा भाड़ में गई डिसइन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला मार्केट्स कोलैप्स कर गए, 2 या 3 दिन कोलैप्स रहे, उसके बाद रिकवर होने शुरू हो गए। 15 दिन के बाद बजट आया, 20 दिन के बाद बजट आया, जो भी समय में बजट आता है, सबको नजर आया कि ये भी रिफॉर्मिस्ट सरकार है, इन एनी केस जो पहली पॉलिसीज थी वो आगे चलेंगी, तो मार्केट रिकवर हो गया। तो जिन लोगों ने उस समय खरीदा मार्केट जब वो कोलैप्स हो गया था, ये सोच के कि पॉलिटिक्स तो आने जाने की चीज़ है, आप सिर्फ उस दिन दिल के सेंटिमेंट पे जाते हैं, फंडामेंटल्स इकोनॉमी के रहते हैं, मार्केट के रहते हैं। जिन्होंने उस समय खरीदा वो माला माल हो गए उसके बाद में। तो ये ऐसे किसी को ऐसे मार्केट को
टाइम नहीं करना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट के साथ। यहाँ पे कोई स्टालिन की सरकार तो आने वाली है नहीं। स्टालिन मतलब तमिलनाडु वाली स्टालिन नहीं, मतलब जोसेफ स्टालिन, मतलब कोई कम्युनिस्ट इस टाइप की सरकार तो आनी है, किम जोंग उन या ऐसी कोई सरकार तो आने वाली है नहीं। जो सरकार आएगी वो जनरली उसी सिस्टम में काम करेगी। इसलिए इसमें मैं कहूँगा कि बहुत लोगों ने अपना जो वोटिंग प्रेफरेंस है उसको अपना मार्केट जजमेंट में कंफ्यूज कर लिया। शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे सरकार मणिपुर में शांति वापस लाने में क्यों विफल हो रही है? ये पूरी तरह से हास्यास्पद है कि जो देश सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है वे 1 साल बाद भी किसी राज्य में शांति नहीं ला पा रहा। देखिए, आपकी बात बहुत ठीक है और काश ये बात मैंने कही होती, क्योंकि बड़ी अच्छी लाइन है आपकी, ये मैं चोरी करने की, मतलब मुझे लालच आ रहा है कि कभी मैं चोरी कर लूं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम राजनीति है। राजनीति है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की अभी उधार ली हुई सरकार है, उधार ली हुई या जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि बीरेन सिंह जो है वहाँ पे वो तो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के अपने नेता तो वहाँ थे नहीं, उसको कांग्रेस से लिया हुआ है। अब बीरेन सिंह मेती हैं, मेती हिंदू हैं, तो बीजेपी डबल तरीके से फंस जाती है कि एक तो वो हिंदू के साथ जाना है, दूसरे क्रिश्चियन है कुकी, और दूसरा ये कि बीरेन सिंह मेतीज में पॉपुलर है, उन्हें कैसे हटाए, और उनके पास अपना नेता नहीं है कोई, तो इस सब चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं, यहाँ पे कई बार अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़ के राष्ट्रहित को आगे करना पड़ता है जी। और उसमें जो भी राष्ट्रहित में हो वही करना चाहिए। तो अब खास करके अब तो सर संचालक भी बोल चुके हैं इस बारे में, मणिपुर के बारे में। मैं नहीं समझता कि ये बीरेन सिंह का बहुत दिन सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि बीरेन सिंह को कभी भी उनके ट्राइबल कम्युनिटीज अब नहीं मानेगी जी। क्योंकि हुआ क्या मणिपुर में, मोहन भागवत जी ने कहा गैंग वॉर क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जो ट्राइबल हैं उनके पास बर्मा से मिले हुए हथियार हैं, म्यांमार से मिले हुए हथियार हैं, और जो मेती हैं उनको आपने अपनी आर्मरीज खोल के क्या बेटा तुम भी ले जाओ, तो अब दोनों तरफ से लोग आर्म्ड हैं। तो ये परफेक्ट सिविल वॉर की सिचुएशन है, सिविल वॉर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ। अभी कल की बात है, यही थर्सडे की बात है, बृहस्पतिवार की, कि आर्मी के कॉन्वॉय को रोका, वहाँ की महिलाएं जो मेरा पाइबिस वाली आ जाती है, अब आर्मी के कॉन्वॉय को वहाँ रोक देते हैं, आर्मी का कॉन्वॉय रुक जाता है। ये बात सब सीखेंगे ना, कल को कश्मीर में सीख गए तो कश्मीर की वैली में, कश्मीर की घाटी में भी औरतें आ गई, महिलाएं आ गई, आपका कॉन्वॉय रोक लिया, उनके ऊपर आप फायरिंग करोगे, फिर लोग कहेंगे अरे वहाँ तो आप फायरिंग कर रहे हो, मणिपुर में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो मतलब मणिपुर आपके देश का हिस्सा है, कश्मीर नहीं है, या मणिपुर की महिलाएं आपके देश के नागरिक हैं, कश्मीर के नहीं है। तो ये सारी बड़ी बड़ी पेचीदा बातें हैं, इनको और बिगड़ने नहीं देना चाहिए। शेखर, अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है, बैंगलोर से हैं। बोल रहे हैं मोदी 3.0 के इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस पर आपका क्या कहना है, और पर्टिकुलरली निर्मला सीतारमन के रिसिलेक्शन पर। एक और सवाल है, बोल रहे हैं बीजेपी ने सारे एलाइज को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज नहीं दिए और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे चमकीले और चालाक नेता आसानी से मान भी गए। इसके पीछे क्या कोई बैक स्टोरी या सीक्रेट डील है? क्या मोदी जी अब बिहार और आंध्रा को स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे? देखिए, पहली बात आपकी है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें ब्रॉड कंटिन्यूटी रहेगी, ब्रॉड से भी ज़्यादा ही रहेगी। अब ये हो सकता है कि सरकार थोड़ी चिंता करे कि लोगों को नौकरियां नहीं हैं, तो नौजवान लोग नाराज़ हुए, उनको वोट नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका ये तो हो नहीं सकता कि नोट छाप के और बांट दें। हालांकि उसका लालच होता है कि भाई राहुल गांधी ने बोला था 8,500 रुपये महीना, तो हम कम से कम 3,000 रुपये महीना देना शुरू कर दें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन लार्जर ब्रॉड कंटिन्यूटी इसमें रहेगी, और उसके लिए निर्मला जी का वित्त मंत्री बने रहना एक अच्छी बात है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी होती है। और सबको ये पता है कि इस सरकार के आते ही बजट इस साल का पूरा पेश होना है, क्योंकि जो पहले आया था वो तो इंटरिम बजट था, तो अब 1 जुलाई को तो समय भी नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरी बात जो आपने कही पार्टनर्स की, अब देखिए पार्टनर्स की जो लिवरेज होती है वो नंबर्स के ऊपर होती है, क्योंकि अगर बीजेपी और उसके बाकी एलाइज जो हैं, जैसे शिंदे सेना, एनसीपी, इधर उधर सबके मिला के आरएलडी, ये सब मिला के 250-56 तो ऑलरेडी हो गए थे, तो उसके बाद किसी की ये औकात नहीं है, ना वो जेडीयू की ना वो टीडीपी की, कि वो सरकार को गिरा सके। तो टीडीपी के 16 हैं, मान लीजिए 16 के 16 भी चले जाएं,
तो करीब 280 279 बीजेपी के एनडीए के पास फिर भी रहेंगे। और अगर जेडीयू के 12 चले जाए तो 283 84 रहेंगे। तो सरकार गिरती नहीं है। तो दोनों में से किसी के पास भी इतने नंबर नहीं है कि उससे उनकी लीवरेज बढ़ जाए। अगर उनमें से किसी के पास मान लीजिए 35 सीटें होती, 30 सीटें होती और 30 और बीजेपी के 240 की बजाय मान लीजिए 225 होती, तो फिर वो उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन बहुत मजबूत हो जाती, जो अभी नहीं है जी। तो जितनी उनकी पोजीशन है उनको अपनी औकात के हिसाब से ठीक ही मिल गया है। अगला सवाल, इनका यूज़र नेम MM है। शेखर बोले नमस्कार, सबसे पहले प्रिंट में किए गए काम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हो सकता है कि मैं सभी विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काम बहुत ईमानदारी के साथ किया जाता है, इसे जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न उनका ये है, बोल रहे इन दोनों कांग्रेस के रिवाइवल को लेकर भारी हंगामा चल रहा है, क्या ऐसा सच में है? उन्होंने पिछले 14 सालों में अभी भी कुछ भी नहीं बदला है, जैसे कि पीके ने हाईलाइट किया है। शेखर जी ने एक बार कहा था कि 2004 में कांग्रेस ने लॉटरी में सत्ता हासिल की थी। क्या ये वैसी ही स्थिति है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आगे चलकर भी भविष्य में कांग्रेस में कोई सुधार नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कांग्रेस में सुधार हो के ना हो, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बार काफी दिन जम के बैठे हैं और उन्होंने काम किया है, जैसे पदयात्राएं की। तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट बेस है जो जिंदा हुआ है। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स थे जिनका दिल बिल्कुल टूट चुका था, उनको दोबारा से कुछ हिम्मत हो गई, इसीलिए वो बाहर आए। कुछ जो उनके अलायंसेस किए गए वो भी अच्छे किए गए और दिल के साथ किए गए, जिसमें पार्टनर को काफ़ी छोड़ा गया। ये तो कांग्रेस का पहले था कि अरे हमारे चाहे वहाँ वोट ना हो लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी हैं, हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। अब पहले देखें, जो पिछली बार बिहार में असेंबली चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें ले ली। 70 में से जीते कितने? उनका तो 20% भी सक्सेस रेट नहीं था करीब। अगर उसमें से 20-30 और आरजेडी को दे दी होती तो शायद उनकी सरकार ही बन जाती, क्योंकि गैप तो बहुत थोड़ा था जी। उनके और जेडीयू बीजेपी के बीच में। तो ये सब बातें कांग्रेस पार्टी ने सीखी हैं समय के साथ साथ। 2004 लॉटरी निकली कांग्रेस पार्टी की। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ उससे, क्योंकि उससे जो कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्म होना था वो प्रोसेस बंद हो गई। उनको लगा है तो हमारे पास सरकार आनी ही है, लोग कहाँ जाएंगे, हार पीट के फिर हमारे यहाँ आएंगे। अब हो सकता है कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी यही सबक सीख जाए कि ठीक है अभी आए, अभी हम इंतजार करते हैं, बारी बारी स्टेट्स जीतते जाते हैं, महाराष्ट्र जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, शायद झारखंड भी जीतेंगे और बारी फिर हमारी सरकार आई जाएगी। क्योंकि देखिए वो भी एक देखने का तरीका है कि 2029 में अगला जब चुनाव होगा तो मोदी जी 79 साल के होंगे, लेकिन राहुल गांधी 58 साल के ही होंगे। तो 5 साल इंतजार कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें रिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन ये भी बात है कि अब 99 100 हैं, 100 बन गए अभी। तो ये भी है कि क्योंकि अब मौका है कि हम फिर बढ़ सकते हैं, तो एक इंसेंटिव भी है कि अभी नए नेता पैदा किए जाएं, नया रिफॉर्म किया जाए। कोई सोचे कि अरे भाई राजस्थान में हमारी सीटें आई, यूपी में हमारी सीटें आई, महाराष्ट्र में हमारी सीटें आई, लेकिन उन तीनों के साथ ही राज्य लगा हुआ है मध्य प्रदेश, वहाँ हमारी एक भी सीट नहीं आई। गुजरात में भी एक सीट आई, तो ये मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आई? शायद हमें वहाँ नेतृत्व चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें करके प्लान करें तो पार्टी को, क्योंकि देखिए एक पार्टी हमेशा नहीं जीतती रहती है। लोग भी एक सब्जी रोज खाते रहे तो लगता है कि कुछ और ट्राई करते हैं। तो हम राज्यों में भी देखते हैं, लोग कहते हैं कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे पंजाब में इसी तरीके से आम आदमी पार्टी अभी इसको भी ट्राई कर लिया, कांग्रेस को भी, अकाली को भी ट्राई कर लिया, अकाली बीजेपी को, अब इसको मौका दे के देखते हैं। तो ये हमारे यहाँ होता है। तो ये उसी से कांग्रेस पार्टी का भी कुछ मौका आया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर वो क्या कर पाते हैं। ये मौका खोना उनके ऊपर है। शेखर, अगला सवाल हमारे सब्सक्राइबर का है। सागर अग्रवाल बोल रहे हैं कि आपने कहा था कि शिवसेना में से एक दूसरे को निगल जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद दोनों शिवसेनाएं बची रहेंगी। इस पे आपके क्या विचार हैं? और विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में राजनीति कैसी रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये देखने की कि एनसीपी के साथ क्या होगा, क्योंकि जो एनसीपी बीजेपी के साथ रह गई है उनका परफॉर्मेंस, हालांकि उनका वोट शेयर इतना कम नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। और उसमें भी अब देखिए कि अजीत पवार की पत्नी हार गई और उनको फटाफट राज्यसभा भेज दिया, तो उसके अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट भी है। तो एनसीपी के लोग अब घबराएंगे कि अब असेंबली इलेक्शन होगा, उसमें हम चुने जाएंगे कि नहीं, जो एमएलए हैं तो वापस जाएंगे
और अगर वापस जाएंगे तो एनसीपी उन्हें वापस लेगी कि नहीं। जी। शिवसेना तो कह रही है, उद्धव शिवसेना तो कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे। तो देखने की बात है क्या होगा। जहां तक शिवसेना की बात है, अल्टीमेटली एक ही शिवसेना रहेगी। वो इस समय ऑलरेडी हो गया है कि ज्यादा लोग ठाकरे की शिवसेना को असली मानते हैं। असेंबली में मैं सोचता हूँ ये और कुछ हद तक ये बात क्लियर होने वाली है। इन एनी केस या ये होगा या वो होगा, ज्यादा समय तक दोनों शिवसेना नहीं चलेंगी, क्योंकि एक शिवसेना का वोट है वो शिवसेना के साथ ही रहेगा अब, और वो फैसला करेगा कि असली शिवसेना कौन है। ये बहुत लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड, किसी पार्टी का लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड नहीं रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इंडिया में डिवाइडेड हुई, सीपीआई सीपीएम, पर आप देखिए कि उनका बिल्कुल अलग अलग वोट बेस हो गया और एक बहुत छोटी हो गई उसके अंदर से सीपीआई। तो सीपीआई इनसिग्निफिकेंट हो गई समय के साथ साथ। जी। तो मुझे लगता नहीं कि दो शिवसेना सर्वाइव कर पाएंगी। अगला सवाल आदित्य का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं इस साल हम T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी कई प्रमुख टीमों को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान और अमेरिका जैसी बाकी छोटी टीमों ने अपने खेल में सुधार किया है और उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी? क्या आपको लगता है कि अगर क्रिकेट अमेरिका में लोकप्रिय हो जाता है तो क्या इसमें फुटबॉल जैसे खेल की लोकप्रियता को चुनौती देने की क्षमता है जो दुनिया भर में सभी देशों द्वारा खेला जाता है? नहीं, देखिए जो क्रिकेट तो तभी चुनौती देगा फुटबॉल को, उसमें नंबर्स जब होंगे तो नंबर्स तो भारत में होते हैं जी। तो कई भारत के जैसे आईपीएल है, आईपीएल फाइनल वगैरह में बहुत व्यूअरशिप होती है। अमेरिका में होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में अगर पॉपुलर हो भी गया तो उनका मेन खेल तो होगा नहीं, उसमें ज्यादातर इसमें जो हमारे प्रवासी लोग हैं वही खेलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या कैरिबियंस के हैं, वेस्ट इंडीज के, वो लोग ही खेलेंगे। और वही ट्रेंड कनाडा में है, वही ट्रेंड और देशों में भी है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका में अगर होता है तो एक मार्केट मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे वाले हैं, वो गेट मनी भी होता है, पैसे दे के आते हैं, उसको दिखा आप यहाँ सकते हैं, ऑडियंसेस देखने के लिए यहाँ मिलती हैं। पर अगर ये करना है तो वहाँ पे पिचेस वगैरह बेहतर बनाने होंगे। ये बहुत ही घटिया पिच है, कोई बॉल बैठ जाती है, कोई बॉल ऊपर आती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि पिच बॉलर फ्रेंडली नहीं होने चाहिए, बॉलर फ्रेंडली होने चाहिए, लेकिन पिच दोनों के लिए, दोनों को चांस देने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक को ही चांस दे, कम से कम क्वालिटी ऑफ द गेम बेहतर होनी चाहिए। शेखर, आज का सवाल, आखिरी सवाल लूंगी। इनका यूजर नेम है विक्टिमहुड। ये बोल रहे हैं, शेखर आपने कहा था कि खालिस्तान आंदोलन केवल भारत के बाहर ही जीवित है, लेकिन पंजाब में खालिस्तान समर्थक 3 स्वतंत्र सांसदों की जीत एक बहुत अलग तस्वीर पेश करती है। साथ ही कश्मीर घाटी में इंजीनियर राशिद के साथ भी यही दोहराया जाता दिख रहा है। आपके इस पे क्या कमेंट? देखिए, पहली बात तो पंजाब में जिसको हम रेडिकल कहते हैं, मैं खालिस्तानी नहीं कहता, रेडिकल, वो 2 जीते हैं 3 में। वो सरबजीत सिंह जो कि बेन सिंह का लड़का है, जो बेन सिंह जो इंदिरा गांधी का हत्यारा था, जिसको वहीं मार दिया गया, बाकी गार्ड से मार दिया, उनके सुपुत्र है। ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। दूसरे इंडिपेंडेंट जीते हैं अमृतपाल सिंह, और ऐसे इंडिपेंडेंट जीते हैं इंजीनियर राशिद बारामूला में। पर तीनों की एक बात देखी पहले तो, कि तीनों ने, जब आप हलफनामा भरते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो आप बोलते हैं भारत का संविधान है, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा। तो वो तो अच्छी बात है ना कि तीनों कह रहे हैं। दूसरी बात, इनमें से किसी ने अपने चुनाव कैंपेन में सेपरेटिज्म नहीं बोला है, बल्कि अब अमृतपाल तो जेल में है, तो उनके लोग भी यही बाहर कह रहे हैं भी खालिस्तान का मतलब है सब लोग खालिस हो जाओ, प्योर हो जाओ, सब लोग ड्रग्स छोड़ दो, सब लोग सिगरेट कोई ना करो, कोई नशा ऐब ना करो, तो वो खालिस है, उसका मतलब खालिस्तान है। अब उनके दिल में क्या है देखेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें, कोई सेपरेटिस्ट होना चाहता है तो पंजाब में तो 0 है। कश्मीर की अलग समस्याएं हैं, क्योंकि कश्मीर में जो एलियनेशन है वो गहरा एलियनेशन है। लेकिन उसके अंदर भी ऐसी हर स्थिति में जो लोग नेता होते हैं अंडरग्राउंड के, मिडिल ग्राउंड जिसको मैं कहता हूँ, जो खुद हथियार लेके नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं या मिडिल ग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं, उनका संवैधानिक दायरे में आना एक पॉजिटिव बात होती है, उनके दिल में कुछ भी हो। तो मैं तो इन तीनों चीज़ों को, 2 पंजाब में और 1 कश्मीर में, इन तीनों चीज़ों को एक तरह से पॉजिटिव ही मानता हूँ। क्योंकि ये कहना कि सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं तो गलत बात है। अब पंजाब के अंदर भी समस्याएं बहुत गहरी हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अपूर्वा शेयर कर लेंगी, कि पंजाब में सिखों को
समस्याएं हैं लेकिन खालिस्तान नहीं है, लेकिन उनकी 100 समस्याएं हैं। तो क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमको वो 100 समस्याएं भी देखनी चाहिए जी। क्योंकि वो समस्याएं जेन्युइन है। वहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है, वहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही है। जो सन 2000 में स्टेट इंडिया में नंबर 1 थी पर कैपिटा इनकम में, अब नंबर 13 हो गई है पर कैपिटा इनकम में, और कुछ बढ़ नहीं रही है आगे क्योंकि वहाँ पे अग्रेरियन सोसाइटी बन गई है बिल्कुल। लोग उससे खुश नहीं है, नौजवान लोग, तो वो कनाडा जा रहे हैं, वहाँ भी कोई अच्छी नौकरियाँ नहीं कर रहे हैं, तो माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि बच्चे चले गए। गांव खाली हो रहे हैं नौजवान लोगों से क्योंकि या तो बाहर जा रहे हैं या ड्रग्स हैं। तो ये सारी समस्याएं वहाँ की सोशल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं। तो इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।